हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th केमिस्ट्री से चैप्टर 2 से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अपने चार्ट पेपर में वाइवा के लिए भी इस टॉपिक को बनाते हैं। तो वो भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बताने वाला हूँ, जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम लोग आपकी गैल्वेनिक सेल, जिसको या फिर बोलते हैं डेनियल सेल, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, इसका यूज क्या होता है और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, या फिर इसकी क्रियाविधि ये कैसे काम करता है। इस वीडियो में सेपरेटली हम इन टॉपिक्स पर स्टडी करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप देख लीजिए, ये कुछ ऐसा डायग्राम है। अगर आपकी बुक में सेम इसी तरह से दिया है तो आप सेम इसी तरह इसको समझ सकते हैं, वरना जिस तरह आपकी बुक में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर कंपेयर कर लीजिएगा। बल्कि जो आपका डायग्राम डिफरेंट हो सकता है, बट उसकी जो क्रियाविधि होती है वो सेम ही रहती है सभी के लिए। तो जैसे कि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने आपके वैद्युत अपघटनी सेल को बहुत ही अच्छे से सीख रखा है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ आई टैब पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इजिली वहां से देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को इस टॉपिक को देखते हैं। फिलहाल के लिए आप जानते हैं यहाँ पर गैल्वेनिक सेल, या फिर जिसको हम लोग डेनियल सेल बोलते हैं, इसको और भी नामों से बोलते हैं, जैसे वोल्टी सेल के नाम से जानते हैं और रासायनिक सेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो ज्यादा नाम मतलब फेमस रहता है वो रहता है डेनियल सेल, या फिर इसको गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तो यहाँ पर डेनियल सेल गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वो सेल जो होता है, ये सेल जो होता है, इसमें हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं। जो आपका वैद्युत अपघटनी सेल था उसमें क्या हो रहा था कि वहां पर वैद्युत अवघटनी सेल में जो वैद्युत ऊर्जा थी वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी रासायनिक ऊर्जाएं हैं, जो रासायनिक ऊर्जाएं हैं वो किसमें, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही हैं। और कितनी मात्रा में परिवर्तित हो रही है उसका हमको विक्षेप जो है वोल्ट मीटर में देखने को मिलेगा। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से बोल सकते हैं कि वह रासायनिक युक्ति या साधन, इसकी परिभाषा आप यहाँ पर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं वह रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल कहलाता है। एक बार पुनः सुनिएगा, क्योंकि इसकी डिफिनेशन बहुत ही ज्यादा बार पूछी जाती है। आपसे पूछा जा सकता है रासायनिक सेल नाम आ सकता है, गैल्वेनिक सेल आ सकता है, या फिर आपका डेनियल सेल आ सकता है। पूछा जा सकता है रासायनिक सेल किसे कहते हैं, या फिर वहां पर हो सकता है गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, या फिर डेनियल सेल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि वह रासायनिक युक्ति या साधन जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, वो आपका गैल्वेनिक सेल, रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल या फिर रासायनिक सेल कहलाता है। अब हम लोग इसकी कार्यविधि थोड़ा देखते हैं, फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही डिटेल्ड में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड ले रखा है। एक जो इलेक्ट्रोड है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड है, दूसरा जो है वो आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इस युक्ति में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन पर क्या होता है, अर्ध सेल की तरह ये कार्य करते हैं। लेकिन जब हम इनको एक वायर के थ्रू दोनों को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ये एक पूर्ण सेल का निर्माण कर लेते हैं, और इन पर जो अभिक्रियाएं होती हैं अलग अलग सेलों पर, वो अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप देख सकते हैं ये एक लवण सेतु है, जो कि यहाँ पर दोनों विलयनों की सांद्रताओं को बोल सकते हैं कि इक्वल करने के लिए यहाँ पर ये लगाई जाती है। जिसमें क्या होता है, H2SO4, इट मीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर बोल सकते हैं अक्रिय वैद्युत अपघट्य के विलयन यहाँ पर भरे जाते हैं, किसमें, लवण सेतु में। तो ये तो हम लोगों ने इस डायग्राम के बारे में जो भी थोड़ा बहुत हिंट था कि इसमें किन किन कंपोनेंट्स का यूज किया गया है, इक्विपमेंट्स का यूज किया गया है, उसको हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पर जो आपका ये गैल्वेनिक सेल है, जो आपका ये डेनियल सेल है, डेनियल डेनियल सेल एक क्या है, बेसिकली यहाँ पर प्रारूपी गैल्वेनिक सेल है। जो प्रारूपी गैल्वेनिक सेल यहाँ पर डेनियल सेल है, ये बेसिकली आपका डेनियल सेल या फिर गैल्वेनिक सेल भी इसको बोल सकते हैं। तो डेनियल सेल जो है आपका प्रारूपी गैल्वेनिक सेल है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए बेसिकली यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती हैं। तो रिएक्शन क्या होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ये एक बीकर है। इस बीकर में हम लोगों ने क्या, जिंक सल्फेट का यहाँ पर विलयन भरा है। तो इससे पहले की वीडियो में वैद्युत अपघटनी सेल में मैंने बताया था कि जिस भी बीकर में जिस वैद्युत अपघट्य का विलयन भरेंगे, जिस वैद्युत अपघट्य का विलयन भरेंगे, उसी के धातु की लवण की छड़ का हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक की छड़, जिंक का इलेक्ट्रोड हम लोगों ने यूज किया है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ZnSO4 का यहाँ पर विलयन भर रखा है। इट मीन्स वैद्युत अपघट्य का विलयन भर रखा है, किसका,
जिंक की छड़ के अकॉर्डिंग जिंक सल्फेट का हम लोगों ने यहाँ पर विलयन यहाँ पर भर रखा है। और सेम आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने कॉपर की छड़ का इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया है और यहाँ पर किसका, कॉपर सल्फेट का विलयन भर रखा है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में बताया था कि कॉपर जिस भी बीकर में हम लोग जिस भी धातु की छड़ का उपयोग करेंगे उसी के वैद्युत अपघट्य के विलयन का यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर CuSO4 का यूज किया है, विलयन भी यह है वैद्युत अपघट्य का विलयन, और यहाँ पर जिंक सल्फेट का विलयन हम लोगों ने भर दिया है। अब अगर यहाँ पर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मैंने Zn2+ लिख दिया है और यहाँ पर SO4 2- लिख दिया। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि अगर हम जिंक सल्फेट को ओपन करें, जिंक सल्फेट को हम लोग यहाँ पर तोड़ें, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ZnSO4 को अगर हम यहाँ पर ओपन करें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। Zn2+ प्लस में Zn2+ और SO4 2-। अगर इसी तरह कॉपर को आप तोड़ेंगे तो CuSO4 और यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा Cu2+ प्लस में 2 SO4 हो जाएगा SO4 2-। इस प्रकार से ये दोनों ही टूट जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर होंगे, इट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं Zn2+ हो रहा है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे। तो इसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, फिलहाल के लिए आप इतना समझिए यहाँ पर कि आपकी ये जो 2 विलयन होते हैं इनका जिस भी विलयन में हम लोग जिसकी भी छड़ का उपयोग करते हैं उसी के धातु के लवण का विलयन का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पर दोनों विलयनों की सांद्रताओं को मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लवण सेतु का यहाँ पर हम उपयोग करते हैं, जो कि क्या होती है, उल्टी यू आकार की होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यू जो होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, यू जो होता है वो इस प्रकार से बनता है, लेकिन हम लोग इसको इस प्रकार से यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो लवण सेतु है वो उल्टे यू आकार की होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अक्रिय वैद्युत अपघट्य के यहाँ पर जो भी विलयन है उसको आप यहाँ पर भर देते हैं, या फिर यहाँ पर आप अगर अगर भी बोल सकते हैं कि अगर अगर जिलेटिन की अगर अगर हम लोग यहाँ पर भर देते हैं। और इन इलेक्ट्रोडों का हम जो संपर्क है एक वोल्ट मीटर से कर देते हैं। वोल्ट मीटर से क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी रासायनिक रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में जब कन्वर्ट करेगा तो कितनी मात्रा में ऊर्जा हमको मिल रही है या फिर विद्युत धारा मिल रही है, विद्युत धारा मिल रही है, उसको जो है उसका विक्षेप वोल्ट मीटर में साफ साफ यहाँ पर दिखाई देता है। तो जब यहाँ पर आपकी जो सेल कार्य करने लगेगा तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस तरफ से होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है एनोड से कैथोड की तरफ होता है। और आपका एनोड पर जो चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है, जो कि एनोड होता है वो नेगेटिव उस पर चार्ज होता है, जो कैथोड होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेसिकली एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, और जो धारा होती है वो इसके विपरीत दिशा में गमन करती है। इट मीन्स आपकी जो धारा होगी वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में गमन करेगी। तो वहाँ पर जो धारा विद्युत विद्युत का प्रवाह जो हो जाएगा वो कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा। आप ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा कि कैथोड से एनोड की तरफ जो होती है वो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। इट मीन्स एनोड आपका कौन सा है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड आपका एनोड है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं। इट मीन्स आपके जिंक पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो त्याग दिए जाते हैं। इट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, जो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं वहां पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं वहां पर क्या होता है, अपचयन होता है। तो सिंपली आप यहाँ पर इतना ध्यान रखिए। तो आपकी जो जिंक की छड़ है, आपकी ये जो जिंक की छड़ है, ये जिंक की छड़ क्या करती है, यहाँ पर Zn मैंने इसको प्रेजेंट कर रखा है जिंक की छड़ को। जिंक की छड़ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर खुद Zn2+ में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये Zn2+ मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फिर इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आ जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जब इस साइड आ जाएंगे तो यहाँ पर ये कॉपर की छड़ है। कॉपर की छड़ क्या होती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं SO2-। इट मीन्स SO2- किस केस में होता है, जब कॉपर और सल्फेट दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो ये कॉपर जो होता है वो Cu2+ में हो जाएगा। इट मीन्स इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड रहेगी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जिंक से दो इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं वो कॉपर के साथ में मिल करके ये क्या बना लेते हैं, कॉपर बना लेते हैं, कॉपर यानी पूर्ण निर्माण कर लेते हैं कॉपर की छड़। तो यहाँ पर ये कॉपर की छड़ जो है वो क्या होता है, इसका साइज जो है वो बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तो इसके साइज को मेंटेन करने के लिए इट मीन्स यहाँ पर जो आपका SO2- है, जब ये रिएक्शन इसी तरह लगातार चलती रहती है एक अनिश्चित काल के लिए, तो यहाँ पर क्या होता है कि इस बीकर में आपके Zn2+
इस बीकर में आपके Zn2+ के जो भी यहाँ पर बोल सकते हैं मात्रा, Zn2+ की मात्रा अधिक हो जाएगी, और इस विलेन में जो है आपकी SO4 2- की मात्रा अधिक होने लगती है धीरे-धीरे। तो उस केस को यहाँ पर दोनों को बैलेंस करने के लिए आपकी जो लवण क्षेत्र रहती है, जिसमें अगर-अगर या फिर बोल सकते हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य के विलेन जो भी भरे रहते हैं, जैसे H2SO4 या फिर KCl भी भर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आप KNO3 भर सकते हैं, या फिर और भी जो भी अगर-अगर या फिर बोल सकते हैं अक्रिय विद्युत अपघट्य हैं, उन विलेनों को आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर H2SO4 यहाँ पर भर रखा है, तो जो आपके H2SO4 के जो H+ आयन्स हैं, वो इस तरफ आएंगे और इस विलेन में H2SO4 का निर्माण कर लेंगे। उसके बाद जो आपके SO4 2- आयन्स यहाँ पर बचेंगे, वो इस साइड आकर के Zn2+ के साथ में जब यहाँ पर रिएक्ट करेंगे, Zn2+ के साथ जब यहाँ पर मिल जाएंगे, तो ये ZnSO4 बन जाएगा। इट मीन्स फिर जिंक सल्फेट बन जाएगा, और इस साइड फिर से यहाँ पर कॉपर सल्फेट, यहाँ पर बोल सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा, और ये रिएक्शन इसी तरह अनंत काल के लिए चलती रहती है, और यहाँ पर हमको वोल्ट मीटर में जो है विक्षेप देखने को मिला करता है। तो ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर बताई, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये जो इलेक्ट्रोड होता है वो अपने साइज में थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग इसको पतला बनाते हैं, इस इलेक्ट्रोड को पतला बनाते हैं, जबकि इस इलेक्ट्रोड को हम लोग थोड़ा मोटा बनाते हैं, इसमें डबल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रोड शायद से आपको थोड़ा इसके कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा साइज का दिख रहा होगा, तो उसको आप अपनी कॉपी में जब बनाइएगा तो एक अच्छे से सही से बनाइएगा। फिर हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बेसिकली सभी टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बस आपके यहाँ पर लवण छेद बचा है। तो लवण छेद जो होती है वो बेसिकली मैंने भी आपको बताया था कि लवण छेद जो होती है वो क्या होती है, यहाँ पर उल्टी यू आकार की नली होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अक्रिय विद्युत अपघट्य के विलयन को यहाँ पर भरते हैं। अक्रिय विद्युत अपघट्य कौन से हो जाते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया, इन सभी की अगर अगर या फिर जिलेटिन की लेई यहाँ पर हम लोग भर देते हैं, जो कि दोनों विलयनों की सांद्रताओं को यहाँ पर इक्वल मेंटेन करने के लिए यहाँ पर उपयोगी होती है। अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द का यूज किया जो कि अक्रिय विद्युत अपघट्य का यूज किया मैंने। तो अक्रिय विद्युत अपघट्य बेसिकली यहाँ पर एक बहुत ही वो कॉमन सा नेम हो जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर अक्रिय विद्युत अपघट्य क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि अक्रिय विद्युत अपघट्य वह वैद्युत अपघट्य है जो रेडॉक्स अपक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि ना तो वहां पर ऑक्सीडेशन होता है और ना ही वहां पर रिडक्शन होता है। इट मीन्स ना ही वहां पर ऑक्सीकरण और ना ही वहां पर अपचयन होता है। तो इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपली इस टॉपिक को समझा सकते हैं, और इसके आने वाले वीडियोस में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी वाइवा में आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जिन स्टूडेंट्स ने अपने चार्ट पेपर में इसको बना रखा होगा प्रैक्टिकल के लिए, तो उनके लिए मैं यहाँ पर इससे वाइवा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बनाकर अपने इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। चाहे आप इस वीडियो को आप लाइक करें या ना लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को या ना करें, बट आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी प्रॉफिट हो सके इस टॉपिक को सीख कर। तो बहुत ही मैंने सिंपली वे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। आई होप आपकी समझ में सभी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ गई होंगी। बस आप मैंने जो लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की है, उस लैंग्वेज को बस आप वहाँ पर समझिए कि किस प्रकार मैंने बताया इन टॉपिक्स को। बस आप उसी लैंग्वेज को यूज़ करके अपनी भाषा में अपनी कॉपी में लिखिए, ताकि आपको अच्छे से याद रहे टॉपिक्स, और अच्छे से सभी टॉपिक्स के बारे में आपको क्लियर रहे। मैंने तो यहाँ पर आपको बताया है बहुत ही मतलब कोई ये टॉपिक बताया, फिर ये टॉपिक बताया, मैंने एक-एक स्टेप यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बट आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपको अच्छे से ये टॉपिक बहुत ही याद रहेगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी से रिलेटेड वाइवा से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।